हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर जोन। दोस्तों, आज बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है जहां मैं डिस्कस करूंगा इंडिया पेस्टिसाइड्स की फाइनेंशियल एनालिसिस। इस पर्टिकुलर आईपीओ पे हमने एक पहले वीडियो बनाया था जहां पर मैंने इसकी बिजनेस एनालिसिस करी थी। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको पता है ये आईपीओ सीजन चल रहा है, तो हम आज की डेट में आईपीओ वीडियो बना रहे हैं, इनकी बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं, आईपीओ की फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं, पीयर एनालिसिस कर रहे हैं और आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि इन किन कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए, किन में नहीं लगाना चाहिए। जैसे सीजन खत्म होगा तो मैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स वीडियो बनाना शुरू करूंगा जहां पर बताएंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे आपको कंपनीज को एनालाइज करना चाहिए और कैसे पैसा कमाया जाता है। उसके अलावा अनलिस्टेड मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो नए नए शेयर हमारे पास आते हैं, तो किन शेयरों को पैसा लगाना चाहिए उनकी भी मैं फाइनेंशियल एनालिसिस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां मैं तीन चीजें डिस्कस करने वाला हूं। एक बैलेंस शीट डिस्कस करूंगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने डेट रख लिया है कि टोटल जो डेट था इसका वो 54 करोड़ का था FY19 में, जो कि घट के कितना रह गया 29 करोड़। अगर मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करूं तो वो भी दोनों के दोनों क्या हुए हैं, कम हुए हैं। मतलब FY19 में से टोटल जो डेट था लॉन्ग टर्म वो 11 करोड़ का था, जो कि घट के कितना रह गया, केवल 7 करोड़ का। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 43 करोड़ था FY19 में, जो कि कम होकर कितना रह गया 22 करोड़। यानी पिछले 3 सालों में इसने अच्छा खासा डेट अपना कम किया है। और अगर आप इसका इशू देखेंगे तो इसके अंदर 100 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू आ रहा है और 700 करोड़ का OFS आ रहा है। तो 700 करोड़ तो इन्वेस्टर्स की जेब में चले जाएंगे, 100 करोड़ रुपए जो है कंपनी की जेब में आ जाएंगे। तो जो 100 करोड़ जब कंपनी की जेब में आएंगे तो उसमें से 29 करोड़ का डेट भी ये कम कर देंगे। तो ऑलमोस्ट की कंपनी डेट फ्री हो जाएगी आफ्टर आईपीओ। अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी इसकी टोटल है 187 करोड़ की, जो कि बढ़ के हो गई थी FY20 में 256 करोड़ की, FY21 में होगी 389 करोड़ की। ठीक, तो अब मैं इसके डेट टू इक्विटी निकालूं तो ऑब्वियसली आप देखोगे डेट टू इक्विटी कम ही हो रहा होगा, क्योंकि इसका डेट कम हो रहा है और इक्विटी बढ़ रही है। तो आप देखो FY19 में 0.29 की डेट टू इक्विटी थी, जो कि घट के 0.09 रह गई FY20 में और 0.07 रह गई FY21 में। यानी इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी बैलेंस शीट पे डेट टू इक्विटी लेस देन 1 होता है तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मानी जाती है। तो इनका तो बहुत ही कम डेटा, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेटा। और जैसे कि मैंने बताया ये 100 करोड़ रुपीस रेस कर रहे हैं इस आईपीओ से, जो कंपनी यूज करेगी डेट खत्म करने के लिए, तो ये डेट टू इक्विटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनमें डेट रहेगा ही नहीं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो जैसे कि आप देख रहे हो कितना था FY19 में 2.09 का, FY20 में 2.83, FY21 में 3.29। अगर करंट रेशियो 1.5 से ऊपर होता है तो बैलेंस शीट स्ट्रांग मानी जाती है। और मैंने आपको पहले, आप हमारी वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो मैंने आपको मीनिंग समझाया था करंट रेशियो का। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। यानी एक साल के अंदर इसके पास कितना पैसा आने वाला है, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। एक साल के अंदर इसको कितना पैसा देना है, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। तो अगर आपकी करंट एसेट्स बहुत ज्यादा है करंट लायबिलिटी से, तो आपको अपने जो पैसा आपको देना है लोगों को वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और करंट एसेट्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी आती हैं, एक आता है कैश, जो आपकी बुक्स पे कैश पड़ा हुआ, आपकी बैंक्स में कैश पड़ा हुआ है। इन्वेंट्री, जो आप मार्केट में सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तीसरा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि मैंने अगर 100 करोड़ की सेल्स करी है तो वो क्या होता है कि आपकी कैश में नहीं होती, मान लेते 50% कैश में होगी, 50% क्रेडिट में, यानी 50 करोड़ रुपए आपको मिलना है। तो ये एक साल के अंदर आपको पैसा मिलना है। करंट लायबिलिटी मतलब आपको जो पे करना है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा उसका पेमेंट आपको करना है, या आपने किसी से लोन ले रखा होगा शॉर्ट टर्म में, वो आपको पे करना है। ये शॉर्ट टर्म डेट्स आते हैं, ये सब उसी के अंदर आते हैं, करंट लायबिलिटीज के अंदर आते हैं बेसिकली। तो अगर आपका करंट रेशियो 1.5 से ऊपर होता है तो कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म के कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस फैक्टर को भी हम देखें तो इसमें बैलेंस शीट स्ट्रांग देखती है। अगर मैं ROC की बात करूं तो ROC 32% था FY19 में, FY21 में हो गया 43%, FY21 में हो गया 33%। यानी ROC का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। 25% से ऊपर अगर आपका ROC है तो वो काफी अच्छा माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। आपको समझाया था, फिर से एक बार बता देता हूं। ROC का मतलब ये होता है कि मेरे पास ऑपरेशन से मैं कितना कमा रहा हूं डिवाइड बाई टोटल कैपिटल इंप्लॉयड, यानी टोटल कैपिटल कितनी लगी हुई है। मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपीज है और मैंने वो बिजनेस के अंदर लगा दिए, उस 100 रुपीज से, मतलब वो डेट की फॉर्म में लगा दिए, मान लेते हैं डेट मैंने कंपनी को दे दिया और 100 रुपीज मैंने कंपनी में डाल दिए, और उस पर्टिकुलर डेट पे मान लेते हैं मैं 30 रुपए का टोटल रिटर्न कमाता हूं ऑपरेशन से, तो मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड कितना हो जाएगा 30%। और रिटर्न कैपिटल इंप्लॉयड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए होता है कि ये जो, अगर मेरे को मान लेते हैं 30 रुपए हर साल वापस आ रहे हैं, तो मान के चलो 2.5 साल के अंदर आपका 100 रुपीज जो आपने इन्वेस्ट किया था
वो कंपनी आपको वापस कर देगी। तो इसीलिए माना जाता है 25%, 30% जो आरओसी होता है वो बहुत ग्रेट माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी इसको सस्टेन कर पाए तो वो कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न देती है। आरओ की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत शानदार है, 23%, 27% और 34%। आरओई का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, जो पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा इक्विटी से, तो मेरे को निकल जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब इक्विटी पे मैं कितना कमा रहा हूं। कैपिटल इंप्लॉयड जो होता है, ये जो कैपिटल इंप्लॉयड यहां पे आता है, ये डेट प्लस इक्विटी होता है। यहां पे जब आरओई निकालता हूं तो मैं केवल इक्विटी लेता हूं, तो वो भी अच्छा खासा है। मतलब 20-25% से ऊपर अगर आरओई होता है तो वो अच्छा माना जाता है। केवल एक प्रॉब्लम नजर आती है बैलेंस शीट के अंदर, यानी डेट की कोई दिक्कत नहीं है, करंट रेशियो अच्छा है, आरओसी आरओई फैक्टर बहुत अच्छे हैं। दिक्कत आ रही है रिसीवेबल डेज में। देखो 187 का रिसीवेबल डेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि ये अगर सेल कर रहे हैं मार्केट में तो इनको पैसा प्रॉपर नहीं मिल रहा है, और अगर आपको पैसा प्रॉपर नहीं मिलता है, अगर रिसीवेबल डेज ज्यादा होते हैं तो कैश फ्लो पे दिक्कत आती है। वो मैं अभी दिखाऊंगा कैश फ्लो के अंदर कैसे दिक्कतें आएंगी, बाद में इसको मैं कंपेयर करूंगा। ये घट के 136 हो गया FY20 में, और FY21 में 119 हो गया। तो हालांकि ये काफी कम हुआ है, लेकिन 119 भी ज्यादा है नजर आती है। अगर पीएनएल की बात करूं तो सेल्स इसकी 340 करोड़ थी FY19 में, जो कि बढ़ के हो गई 648 करोड़, यानी पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गया। अगर मैं इसके ग्रॉस मार्जिन देखूं तो ग्रॉस मार्जिन 43% से बढ़ के 49% हो गया, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस। क्योंकि ग्रॉस मार्जिन का मतलब ये होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल कंज्यूम हुआ, इन दोनों को माइनस कर दो और डिवाइड कर दो सेल्स, तो क्या आता है ग्रॉस मार्जिन। यानी ग्रॉस मार्जिन अगर बढ़ रहे हैं तो देखिए अब 6% ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस कि बिजनेस काफी अच्छा, इनको रॉ मटेरियल जो कॉस्टिंग पड़ रही है कम पड़ रही है और प्रोडक्ट अच्छे बिक रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की बात करूं 13 करोड़ से 22 करोड़ हो गया, विच इज अ वेरी गुड साइन। कोई भी ग्रोइंग बिजनेस अगर होता है तो उसमें ये बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फौज भी हो सकता है। अदर एक्सपेंस भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि जब आपका रेवेन्यू बढ़ता है तो अदर एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। तो देखिए 74 करोड़ से 132 करोड़ हो गए। अगर मैं इसके ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन की बात, ऑपरेशन प्रॉफिट की बात करूं जिसको एबिटा भी कहते हैं, तो 65 करोड़ का था FY19 में, जो कि बढ़ के कितना हो गया 183 करोड़ हो गया। यानी एबिटा के अंदर भी अच्छा खासा ग्रोथ है। अगर मैं ओपीएम की बात करूं यानी ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन, जो केवल लगभग 20% के आसपास थे FY19 में, बढ़ के 28% हो गए FY21 में, यानी बहुत ही शानदार ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुए हैं। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट था FY19 में, जो कि बढ़ के कितना हो गया 134 करोड़। यानी सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेशन मार्जिन, नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन, एवरीथिंग लुक्स क्वाइट सुपर्ब। टोटल ईपीएस देखें 11.64 का है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काफी अच्छा इसका दिखता है। अगर मैं इसकी कैश फ्लो की बात करूं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखो -3 था, कहां पे 2019 का। रीजन क्या है, क्यों नेगेटिव है, यानी ऑपरेशन से कैश कमा ही नहीं रहे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है वेरी हाई रिसीवेबल डेज, क्योंकि जो ये पैसा, जो माल बेच रहे हैं उससे पैसा तो आ ही नहीं रहा। जब पैसा ही नहीं आएगा तो कैश कहां से आएगा, तो इसीलिए कैश क्या है नेगेटिव है। अब यहां पे इंप्रूवमेंट हुई, यहां पे इंप्रूवमेंट का रीजन ये है, देखो रिसीवेबल डेज 136 फिर 119 रह गए। ठीक है, तो वो आपको देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव नजर आएगा, यहां भी पॉजिटिव नजर आएगा। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इन्होंने 2019 में 7 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर इन्होंने कितना खर्चा किया। 30 करोड़ इन्होंने FY20 में किया और 41 करोड़ इन्होंने FY21 में किया। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास फ्री कैश जो मेरे हैंड में वो आता है। यहां पर नेगेटिव है, आपको पता ही है, यहां 45 करोड़ का था, यहां 42 करोड़ का था। तो फ्री कैश ये पिछले 2 साल में जनरेट कर रहा है, विच इज वेरी गुड साइन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको मैं कहता हूं CFO बाय एबिटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, ये रेशियो होता क्या है। दोस्तों होता क्या है कि मान लेते हैं ये जो सेल्स है 340 करोड़ से 648 करोड़ की जो सेल्स है, ये फर्जी सेल्स है, ये फेक सेल है। अगर ये सेल फेक होगी तो क्या होगा, आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये भी फेक होगा। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो फेक है, लेकिन आप कैश तो फेक नहीं दिखा सकते। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो होगा ना, ये रियल होता है, क्योंकि यहां पर आपको कैश दिखाना है। ठीक है, तो इसको आप मैनेज नहीं कर सकते, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इसको भी बैलेंस किया जा सकता है, आप थोड़े से अपने रिसीवेबल कम कर दो, आपकी इन्वेंट्री कम कर दो, तो ये भी कम हो जाएगा। लेकिन उसको इजीली आप चेक कर सकते हो कि
कैश फ्लो ऑपरेशंस कहीं मैनिपुलेट तो नहीं है। मतलब मैनिपुलेशन जो है वो यहां पर करना आसान है, कैश फ्लो के अंदर मैनिपुलेशन करना मुश्किल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सीएफओ बाय एबिटा। मतलब आप अगर जो ऑपरेशन से कमा रहे हो, देखो ऑपरेशन से कितना कमाया इसने, FY19 में 65 करोड़, FY20 में 93 करोड़ और FY21 में 183 करोड़। तो ये जो ऑपरेशन से पैसा कमा रहे हो, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कितना कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑपरेशन से कैश में कितना कन्वर्ट हो रहा है, वो कितना हो रहा है, देखो नेगेटिव हो गया। यानी जो मैंने सेल्स करी, सॉरी जो मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65 करोड़ कमाया, उस पर मैंने कैश तो कुछ भी नहीं कमाया। 93 पे कितना कमाया, 75, 183 पे कितना कमाया, 83। तो सीएफओ बाय एबिटा यानी कितना मेरा एबिटा कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है। तो जनरली देखा जाए तो अच्छी कंपनीज होती है ना, वो 75 से लेके 80% का एबिटा कैश में कन्वर्ट कर देती हैं। हालांकि इसने भी देखो, ये तो नेगेटिव है ही, क्योंकि यहां पर तो बड़ी दिक्कतें थी। यहां 81% इसने कन्वर्ट तो किया है, लेकिन वो फिर घट के 45% हो गया। यानी कैश फ्लो ऑपरेशंस भी बहुत ज्यादा स्टेबल नजर नहीं आता है अगर मैं इस रेशियो की बात करूं। मैं थर्ड वीडियो बनाऊंगा पीएल एनालिसिस में, वहां में दिखाऊंगा सीएफओ बाय एबिटा बाकी कंपनी का कितना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी कंपनी का एबिटा 100 रुपए का है, उस 100 को वो इंडस्ट्री के हिसाब से 75-80% कैश फ्लो ऑपरेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। यानी इसका मतलब यह है कि इसका पीएनएल तो अच्छा है, को नो डाउट की सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर जो रिसीवेबल डेज हैं इसमें दिक्कत है, और इसी रिसीवेबल डेज की दिक्कत के कारण कैश फ्लो के अंदर दिक्कतें हैं। देखो अब कैश फ्लो सीएफओ एबिटा भी बढ़ के फिर घट गया, ऑलमोस्ट आधा हो गया, ठीक है। तो ये दिक्कतें हैं। और जनरली क्या होता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर बढ़िया ग्रो नहीं करते हैं और सीएफओ बाय एबिटा आपका रिटर्न अच्छा नहीं देता है, कन्वर्जन एफिशिएंसी नहीं आती है, तो इतनी ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलती है कंपनीज को। हालांकि ये फैक्टर हम एक बार इंडस्ट्री की जब एनालिसिस करूंगा तब वहां कंपेयर करने की कोशिश करूंगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि बाकी कंपनीज में भी सेम दिक्कत आई है। अगर जैसे घट के यहां से 81 से 45 हो गया, तो क्या बाकी कंपनीज में भी दिक्कत आई है, तब जाके हमें आइडिया लगेगा कि ये पर्टिकुलर फैक्टर जो है वो नेगेटिव फैक्टर है या नहीं। और रिसीवेबल डेज में हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसके ज्यादा है या कम। तो इसी वीडियो को मैं इसी के साथ खत्म करता हूं। बैलेंस शीट के अंदर एक दिक्कत है रिसीवेबल डेज की, कैश फ्लो के अंदर मैंने बता दिया सीएफओ बाय एबिटा जो फैक्टर है वो थोड़ा बड़ा था 2020 में, फिर कम हो गया 2021 में। तो इसी के साथ वीडियो अंत करता हूं। वीडियो अंत करने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।